अमेरिका, जापान और चीन जो न कर पाए वो पिछले महीने भारत ने कर दिखाया है। रसिया के बाद भारत दुनिया की इम्पॉसिबल न्यूक्लियर मशीन चलाने वाला दूसरा देश बन गया है। लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट मिशन था। डॉक्टर कलाम ने नाम बदला, आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी और अमेरिकन सैटेलाइट को चकमा दिया। 1944 का सपना और 70 साल का इंतजार। ये है भारत के एटॉमिक मास्टर प्लान की असली कहानी, जो भारत को आने वाले दिनों में एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट बनाने वाला है। साल था 1944। दूसरी दुनिया में जंग चल रही थी, पूरा यूरोप जल रहा था और भारत उस समय भी अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत का एक फिजिसिस्ट बैठा हुआ था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट में से एक। उनके पास यूरोप में जॉब के ऑफर थे, वो वहीं सेटल हो सकते थे, वहीं काम कर सकते थे, मगर वो भारत वापस आए क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था जो उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था, और वो सवाल था कि आजाद हिंदुस्तान अपने एनर्जी को कैसे पूरा करेगा। भाभा एक कड़वा सच जानते थे कि भारत के पास नेचुरल यूरेनियम बहुत कम है। पूरी दुनिया का महज 1 से 2% ही भारत के पास अपना यूरेनियम रिजर्व था। मतलब अगर भारत भी वही रास्ता चुनता जो बाकी पूरी दुनिया चुन रही है, इंपोर्टेड यूरेनियम पे डिपेंडेंट रहना, तो भारत को पूरी जिंदगी दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और सिर्फ एनर्जी के लिए ही नहीं, ताकत के लिए भी। लेकिन भाभा ने एक और चीज देखा जो भारत के पास प्रचुर मात्रा में थी, भारत की अपनी जमीन में थी, थोरियम। भारत के पास पूरी दुनिया का लगभग 25% थोरियम रिजर्व था, यानी भारत का अपना खजाना। मगर प्रॉब्लम यह थी कि थोरियम को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी रिएक्टर में उसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, उसे एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिर भाभा ने क्या किया? भाभा ने 3 स्टेज का एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो एक जनरेशन का नहीं, पूरे सदियों का प्लान था। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आज भी चल रहा है। पहला स्टेज था कि पहले हमारे पास जो यूरेनियम है उसी से काम चलाओ। नेचुरल यूरेनियम से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर चलाओ, इससे बिजली भी मिलेगी और एक और बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा, प्लूटोनियम 239। ये वेस्ट नहीं है, ये अगले कदम के लिए रिसोर्स है। दूसरा स्टेज, इस स्टेज में प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालो, और ये एक बड़ा कमाल का काम करता है। ये जितना फ्यूल खाता है उससे ज्यादा फ्यूल बनाता है। एक और खास बात, इस रिएक्टर के कोर में थोरियम का एक ब्लैंकेट रहेगा, यही थोरियम बाद में यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी स्टेज, इसमें यूरेनियम 233 जो थोरियम से मिला था, ये बड़े बड़े रिएक्टर्स के लिए फ्यूल का काम करेगा और सदियों तक भारत को एनर्जी देता रहेगा। ना इंपोर्ट ना डिपेंडेंसी, भारत की अपनी एनर्जी। भाभा ने 1954 में ये प्लान प्रेजेंट किया था, जब भारत महज 7 साल का आजाद देश था। ना कोई मैन पावर, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई फंडिंग, सिर्फ एक विजन। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्लान को देखा, समझा और कहा शुरू करो। मगर 1966 में एक प्लेन क्रैश में भाभा इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। वो अपना सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनका वो 3 स्टेज वाला प्रोग्राम, वो ब्लूप्रिंट हमारे देश में रहा, उस पर काम चलता रहा और आज भी काम चल रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने भारत को इस पूरी दुनिया में एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया। मई 1998, राजस्थान का पोखरण डेजर्ट। गर्मी 43 डिग्री के पार थी, रात का वक्त था और कुछ लोग इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में फेक आइडेंटिटी लेकर के सैटेलाइट प्रूफ कैमोफ्लेज के अंदर छिप करके दिन रात काम कर रहे थे, क्योंकि भारत के ऊपर अमेरिकी सैटेलाइट 24 घंटा नजर रख रही थी। एक गलती और भारत का पूरा मिशन फेल हो जाता। उनमें एक इंसान था जिनका कोड नाम रखा गया था मेजर जनरल पृथ्वीराज, मगर पूरी दुनिया उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानती थी। कलाम साहब उस वक्त डीआरडीओ के चीफ थे और प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर भी थे। उनके साथ डॉक्टर आर चिदम्बरम थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। उस ऑपरेशन में वो मेजर जनरल नटराज बन गए। ये लोग सिर्फ रात में काम करते थे, और वो भी तब जब पोखरण के ऊपर से अमेरिकी सैटेलाइट का गुजरना नहीं होता था। भारतीय साइंटिस्ट ने अमेरिकी सैटेलाइट के ऑर्बिट का पूरा रूटीन, पूरा शेड्यूल निकाल रखा था, और उन्होंने कुछ ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ रखे थे। ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जब सैटेलाइट के गुजरने के बाद जब दूसरी सैटेलाइट आए, उसके बीच में जो गैप होता है, उसे हम लोग यहाँ ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं।
जब भी सैटेलाइट का आना होता था काम बंद, जब सैटेलाइट गुजर जाता था काम चालू हो जाता था और सुबह में सारे इक्विपमेंट ठीक उसी तरीके से रख दिए जाते थे ताकि ऐसा लगे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर आया 11 मई 1998 का दिन, ऑपरेशन शक्ति, एक के बाद एक 5 धमाके हुए। Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. तीन धमाके 11 मई को और 2 धमाके 13 मई को हुए, जो भारत ने खुद डिजाइन किया था। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और पूरे दुनिया को अपने इस सक्सेसफुल मिशन के बारे में बताया। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. अमेरिका ने भारत के ऊपर सैकड़ों सैंक्शंस लगाए, पूरे यूरोप ने इसका कंडेम किया, मगर भारत ने पूरी दुनिया को एक बात बता दिया, हम तैयार हैं और हम अपने दम पे तैयार हैं। अब जरा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि भाभा के 3 स्टेज मिशन का फर्स्ट स्टेज कब शुरू हुआ और कब कंप्लीट हुआ। 1956 में भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ट्राम्बे में स्थापित हुआ, नाम था अप्सरा। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर और भारत का अपना इंडिजिनस रिएक्टर। उसके बाद एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनते गए, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में। और इन सब रिएक्टर ने क्या किया, भारत को बिजली तो दी ही, साथ में दिया प्लूटोनियम 239। ये वेस्ट नहीं था, ये स्टेज 2 का फ्यूल था। स्टेज 1 मैच्योर हो गई, ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा पूरा हो गया। अब आता है वो हिस्सा जिसमें भारत ने इतिहास रच दिया, और ये सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस का बेहतरीन ब्लेंड है। 6 अप्रैल 2026 भारत के तमिलनाडु के कलपक्कम में हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR क्रिटिकल हो गया है। हमारा भारत रसिया के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जो ऐसा एडवांस लेवल का रिएक्टर चला रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका, जापान और चाइना अभी भी लाइन में ही लगे हुए हैं। और कमाल की बात तो यह है कि ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग, ये पूरा का पूरा रिएक्टर भारत का अपना इंडिजिनियसली बिल्ड है। ये रिएक्टर काम कैसे करता है, जरा एक इंजीनियर के नजर से समझिए। इस रिएक्टर के अंदर कोर में प्लूटोनियम रहता है जो स्टेज 1 के रिएक्टर ने बनाया था। उस कोर के बाहर एक थोरियम का ब्लैंकेट लपेटा हुआ रहता है। जब रिएक्टर चलता है, अंदर से निकलने वाले फास्ट न्यूट्रॉन्स इस ब्लैंकेट पर गिरते हैं और थोरियम धीरे धीरे नया फ्यूल यानी कि नए प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ये रिएक्टर फ्यूल खाता भी है और नया फ्यूल बनाता भी है, इसीलिए इसका नाम है ब्रीडर। ये दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट और एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर कॉन्सेप्ट है। एक और चीज है जो मेटलर्जिस्ट के तौर पे मुझे बहुत फैसिनेट करती है। इस रिएक्टर में कूलेंट के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल हुआ है। ये वही सोडियम है जो हमारे और आपके घर के रसोई में नमक के रूप में पाया जाता है, और यही नमक लिक्विड के फॉर्म में हजारों डिग्री टेम्परेचर पे काम करता है। अब सवाल है कि सोडियम क्यों? क्योंकि ये फास्ट न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो नहीं करता है और हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन खतरे की बात यह होती है कि पानी की एक बूंद भी अगर सोडियम में मिले तो इंस्टेंटली आग लग जाता है, और यही इस रिएक्टर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है। और यही स्पेशलिटी इस रिएक्टर को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट और कॉम्प्लेक्स रिएक्टर बनाती है। हमने PFBR क्रिटिकली अचीव कर लिया है, चेन रिएक्शन शुरू हो गई है। इस रिएक्टर की कैपेसिटी 500 मेगावाट है, जो 4 से 5 लाख घरों को आराम से बिजली दे सकती है। और इसके बाद कलपक्कम में ही 2 और ब्रीडर रिएक्टर बनेंगे। भाभा का सेकेंड स्टेज शुरू हो चुका है। स्टेज 3 जो अभी डेवलप हो रही है, इसमें थोरियम सीधा फ्यूल बनेगा। इसका नाम होगा मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर। सब कुछ थोरियम बेस्ड होगा, और जब ये पूरी होगी तब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी परमानेंट सिक्योर हो जाएगी। ना यूरेनियम इंपोर्ट, ना किसी पे डिपेंडेंसी, सब कुछ भारत का अपना खजाना, अपनी ताकत। टाटा स्टील में मैंने एक चीज बहुत करीब से देखा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का दर्द और गर्व दोनों। कुछ प्रोजेक्ट जो 5 साल 7 साल चलते थे, बीच में फेल्योर्स आते थे, इंजीनियर रिटायर हो जाते थे बिना अपने प्रोजेक्ट का कंप्लीशन देखे हुए, मगर प्रोजेक्ट फिर भी चलता रहता था क्योंकि विजन क्लियरली डिफाइंड होता था, क्योंकि नींव बहुत मजबूती से रखा जाता था। भाभा का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ठीक वैसा ही है। उन्होंने कंप्लीशन नहीं देखा,
कलाम साहब ने पोखरण की जीत देखी, मगर वो PFBR के समय नहीं थे। और आज जो इंजीनियर कलपक्कम में काम कर रहे हैं, शायद वो अगले स्टेज को देखने के लिए ना रहे। तो क्या ये काम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नींव सही थी, विजन सही था और हर इंसान ने अपना पूरा योगदान दिया। अब आपके लिए एक सवाल है, कमेंट में जवाब जरूर देना। क्या आप जानते थे कि भारत थोरियम बेस्ड एनर्जी के रेस में दुनिया में सबसे आगे है? और क्या ये भारत की सबसे बड़ी अंडर रिपोर्टेड साइंटिफिक प्रोजेक्ट है? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा।